हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसमें जो हमारा टेस्ट हुआ था कोचिंग में, उसको हम एक बार डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पीटी के लिए जो हमने टेस्ट लिया था, तो उस पीटी का ये टेस्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे ताकि सभी लोगों को इस टेस्ट के जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट वो पता लग जाए, क्योंकि पीटी का एग्ज़ाम अब आने वाला है। तो इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में संस्थाएँ दी हुई हैं और संस्थाओं के अलावा यहाँ पर उनके संस्थापक दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको ये मैच करना है, ठीक है। जैसे देखिए, पहला दिया हुआ है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? ये सभी संस्थापक आपको यहाँ पर मैच करने हैं। तो देखिए, हम जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को कवर करते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। यहाँ पर दो लोगों के नाम आते हैं। एक आता है नाम आत्माराम पांडुरंग का, जो आपने अभी यहाँ पर देखा, आत्माराम पांडुरंग। और दूसरा एक नाम इसी समाज से जुड़ा हुआ है, महादेव गोविंद रानाडे। इनका नाम है महादेव गोविंद रानाडे का, ठीक। लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो एक नाम अगर दिया होगा तो आपको वो दिया होगा आत्माराम पांडुरंग का, तो आपको ध्यान रखना। हालांकि आप दोनों के नाम याद रखें, दोनों संस्थापक सदस्य हैं। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हो गए? आत्माराम पांडुरंग। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर इस संस्था की स्थापना की है। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी महात्मा ज्योतिबा फूले ने। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, ठीक है। और आप लोग अच्छे से जानते हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम पर बरेली में यूनिवर्सिटी है, MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, ठीक है। महात्मा ज्योतिबा फूले यूनिवर्सिटी है, महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम पे सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, वो आपको याद रखनी है, गुलामगिरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप नोट कर सकते हैं। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? तो आप कहेंगे गुलामगिरी पुस्तक लिखी है महात्मा ज्योतिबा फूले ने। इसे भी आपको याद रखना है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए गुलामगिरी पुस्तक जो महात्मा ज्योतिबा फूले ने लिखी, वो किसको समर्पित है? तो आप कहेंगे अमेरिका के दासों को, ठीक। अमेरिका में दास प्रथा चलती थी पहले, जो दक्षिण अमेरिका का जो हिस्सा था, दक्षिण यूएसए का जो हिस्सा था, तो उन दासों को समर्पित की थी उन्होंने ये पुस्तक गुलामगिरी। इसके अलावा इन्होंने और भी पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें एक है पुराणों का भांडाफोड़, ठीक है, पुराणों का भांडाफोड़। हालांकि ये पुस्तक नहीं पूछी जाती, ठीक। आप गुलामगिरी याद रखें, और आपको एक याद रखना है, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? महात्मा ज्योतिबा फूले को। अगला है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में। देखिए, ये सबकी सन लिखी हुई है यहाँ पे। जैसे प्रार्थना समाज 1867 में, रामकृष्ण मिशन 1897 में, सत्यशोधक समाज 1873 में, ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने की, ठीक है। एक बात आप याद रखिएगा राजा राम मोहन रॉय के बारे में। राजा राम मोहन रॉय में जो ये राजा लगा हुआ है, ये राजा उपाधि है, ध्यान रखिएगा, ये उपाधि है। और राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि प्रदान की थी अकबर द्वितीय ने, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड, ठीक। मेन अकबर नहीं, जो अकबर तीसरा शासक हुआ इस वंश का, मुगल वंश का, वो नहीं, एक अकबर द्वितीय ये शासक है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। और राजा राम मोहन रॉय के बारे में कुछ बातें आपको याद रखनी है। जैसे सती प्रथा के उन्मूलन में बहुत बड़ा प्रयास किसका था? सती प्रथा उन्मूलन में बहुत बड़ा प्रयास था राजा राम मोहन रॉय का। इन्हीं के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने 1829 में, ध्यान रखिएगा, 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया। सती प्रथा का अंत कर दिया। तो ये अंत किसने किया है सती प्रथा का? आप ध्यान रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक। इस बात को आपको याद रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक
इम्पॉर्टेंट पॉइंट और राजा राम मोहन रॉय के बारे में, ये कभी कभी पूछा गया है, इसलिए अभी हाल के एग्ज़ामों में यूके पीसीएस के एग्ज़ाम में भी इस सवाल को पूछा गया प्रीलिम्स में, तो हमें इसको याद रखना है। एक पुस्तक है राजा राम मोहन रॉय की, उसके बारे में पूछा जाता है। पुस्तक का नाम है एकेश्वरवादियों को मेरा उपहार। एकेश्वरवादियों को उपहार, मेरा उपहार नहीं, एकेश्वरवादियों को उपहार। ठीक, इसी पुस्तक का अंग्रेजी में नाम है अ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। मोनोथीस्ट। आपसे सवाल ये पूछेगा, ये जो पुस्तक है जिसके हमने यहाँ पर 2 नाम लिखे हैं, ये एक ही पुस्तक है, हमने यहाँ पर 2 अलग अलग नाम लिखे हिंदी और इंग्लिश में, ये वास्तव में कौन सी भाषा में लिखी हुई है? तो ध्यान रखिएगा, ये फारसी भाषा में लिखी हुई है, फारसी भाषा में। और इस पुस्तक का जो वास्तविक नाम है फारसी में है, और ये नाम है तोहफात उल मुवाहिदीन। तोहफात उल मुवाहिदीन। ठीक, ये आपको याद रखना है। कौन सी भाषा में है? तो फारसी। अब जैसे कभी आ जाता है ना, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट या एकेश्वरवादियों को उपहार कौन सी भाषा में लिखी गई पुस्तक है, तो फारसी भाषा ही लगाना है आपको, क्योंकि मूल रूप में कौन सी भाषा में है? फारसी भाषा में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अंतिम है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना की है दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती, ठीक, इंपॉर्टेंट है दयानंद सरस्वती, ध्यान रखिएगा। दयानंद सरस्वती के बारे में एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दयानंद सरस्वती के बारे में एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके बारे में क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। जैसे आपसे पूछा जाएगा आर्य समाज के अलावा, एक तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है 1875 में, इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है, तो आप क्या कहेंगे? दयानंद सरस्वती। इसके अलावा इनका एक नारा है जो बड़ा फेमस है, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। ठीक, इसी को इंग्लिश में कहते हैं बैक टू द वेदास। ठीक, बैक टू द वेदास। ठीक, बैक टू द वेदास, ये आपको याद रखना है दयानंद सरस्वती के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? लोक हितवादी के नाम से, तो ध्यान रखिएगा, गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला कुछ आंदोलन है और उन आंदोलन को शुरू करने वाले लोगों के नाम दिए हुए हैं, तो आपको बताना है किसने कौन सा आंदोलन शुरू किया। तो देखिए, एक है फराइजी आंदोलन। ठीक है, ये फराइजी लिखा है, फराइजी लिख सकते हैं। ठीक है, फराइजी आंदोलन, इसको शुरू किया था, इसके जो संस्थापक हैं वो हैं सरियतुल्लाह। ये सामने मैच है, बिल्कुल सही मैच है यहाँ पर, सरियतुल्लाह और दादू मियाँ। सरियतुल्लाह के बाद इस आंदोलन को किसने आगे बढ़ाया? दादू मियाँ ने। ठीक है, तो फराइजी का संबंध किससे है? सरियतुल्लाह से है, ये आपको याद रखना है। ठीक, सरियतुल्लाह से। लेकिन यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पर ये सन लिखी हुई 1804, इसको काट दीजिए, 1804 नहीं, ये 1819 है। ध्यान रखिएगा, 1819। फराइजी आंदोलन 1819 में शुरू हुआ है, ध्यान रखिएगा, सही कर लीजिएगा इसको ना, मैंने सही कर दिया यहाँ पर। दूसरा है वहाबी आंदोलन, ये 1820-21 में शुरू हुआ, बिल्कुल सही है यहाँ पर, 1820-21 वहाबी आंदोलन, और इसको सैयद अहमद ने शुरू किया था। ठीक, ये सैयद अहमद खान वाले सैयद अहमद नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये सैयद अहमद बरेलवी हैं। ये कौन है? सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी ने वहाबी आंदोलन शुरू किया 1821 में, और ध्यान रखिए 1857 में जाकर ये आंदोलन बहुत तीव्र हो गया। 1857 में आंदोलन बहुत तीव्र हुआ, उसके बाद 1870 आते आते इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अगला है दारुल उलूम। दारुल उलूम की स्थापना की थी मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद गंगोही ने, याद रखिएगा, रशीद अहमद गंगोही ने। ठीक, मोहम्मद कासिम यहाँ पर पूरा नाम वैसे लिख सकते हैं, मोहम्मद कासिम नानोतवी नाम है इनका, और रशीद अहमद गंगोही ने। ठीक है, मोहम्मद आबिद हुसैन का नाम भी मिलता है दारुल उलूम के लिए, तो आप लोग लिख भी सकते हैं मोहम्मद आबिद हुसैन। ठीक, आबिद हुसैन का नाम भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है
अलीगढ़। अच्छा एक चीज़ और, दारुल उलूम के बारे में पूछे ना तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दार उल उलूम, ठीक, ये मदरसा है, ये है कहाँ, तो ये है देवबंद में। क्या नाम है जगह का, देवबंद। और ये देवबंद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में है देवबंद, ठीक है। काफ़ी न्यूज़ में रहता है देवबंद, कई बांग्लादेशियों को यहाँ से पकड़ा गया है जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में रह रहे थे। दारुल उलूम देवबंद मदरसा है, ठीक है, देवबंद। अगला क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो इसका आंसर बहुत ही इजी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 1928 में आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। और इसी आंदोलन के दौरान, बारदोली सत्याग्रह के दौरान, बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। किसकी उपाधि प्रदान की, सरदार की। इनका नाम पड़ गया सरदार पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं के नाम पर बनाई गई है, ठीक, इन्हीं की मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है, ठीक है, 182 मीटर। और ये गुजरात के केवड़िया में है, गुजरात के केवड़िया में। और जिस द्वीप पर यह बनी हुई है उसका नाम है साधु बेट। क्या नाम है, साधु बेट। चलिए ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें ना कुछ ऑप्शन है, जिसे विनोबा भावे का नाम दिया, ध्यान रखिएगा। विनोबा भावे का संबंध किससे है, भूदान आंदोलन से। किससे, भूदान आंदोलन से विनोबा भावे का संबंध है, भूदान आंदोलन से। इसके बाद आता है जमनालाल बजाज, इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। आप लोग लिखते रहिएगा ये बातें, गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। और राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। और इसके अलावा वो संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे, ठीक। अगला है गांधी का चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। गांधी ने भारत में जो सबसे पहला आंदोलन चलाया उसका नाम था चंपारण। 1917 अप्रैल 1917 में चंपारण बिहार में है, वहाँ गए थे गांधी जी किसानों की समस्याओं को समाप्त करने के लिए। वहाँ पे नील उगाने वाले, नील्हे किसान कहा जाता है, वो किसान रहते थे, उनकी समस्या समाप्त करने के लिए वहाँ पे एक सिस्टम चलता था, एक पद्धति चलती थी, तिनकठिया। इससे किसानों का शोषण होता था। और तिनकठिया का मतलब जब भी आपसे पूछेगा तो आप एग्जाम में लिखेंगे 3/20। क्या लिखेंगे, 3/20, ठीक है, 3/20, ध्यान रखिएगा, 3/20, 3/20, 3/20, ठीक। चलिए अगला, ये विद्रोह है और विद्रोह के कुछ क्षेत्र दे रखे हैं, तो ध्यान रखिए। मोपला विद्रोह आपसे सबसे पहले पूछ रहा है। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1921 में, ठीक है। और ये वही समय है जब देश के अंदर असहयोग आंदोलन चल रहा है। 1920 से 22 तक चला था असहयोग आंदोलन। और मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल में। अगला है पावना। पावना वर्तमान में पड़ता है बांग्लादेश में, जो अभी वर्तमान बांग्लादेश है, पहले ये बंगाल में आता था, बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था पावना। ये विद्रोह हुआ था बंगाल में, ठीक। इसके अलावा फिर आता है एका आंदोलन। एका आंदोलन हुआ था अवध के क्षेत्र में, जिसमें लखनऊ, सीतापुर ये वाला क्षेत्र आता है, ठीक है। इसके बाद बिरसा मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ, बिहार में। वर्तमान में आप कह सकते हो इसको छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र, यानी झारखंड का हिस्सा है, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था। अगला है सितंबर 1932। सितंबर 1932 पूना पैक्ट की बात कर रहे हैं। ये महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ था, तो आपको सबको अच्छे से पता है, पूना पैक्ट डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। लेकिन इसकी तारीख आपको याद रखनी है। इसकी तारीख थी 24 सितंबर 1932। पूना पैक्ट की तारीख क्या है, 24 सितंबर 1932। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 24 सितंबर 1932, ठीक है, 24 सितंबर 1932। इसके बाद आता है विद्रोह के क्षेत्र और नेता। ये 1857 के विद्रोह की बात आ रही है। चलिए अब 1857 के विद्रोह की बात आती है, 1857 के विद्रोह की, ठीक है। मेरठ, मेरठ की बात होगी तो मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व जिस व्यक्ति ने किया था उनका नाम था कदम सिंह। ये देखिए हमने कदम सिंह से मिला दिया। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर और वास्तविक रूप में जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम था बख्त खां। क्या नाम था, बख्त खां, ठीक है, बख्त खां। इसके बाद हरियाणा में नेतृत्व किया था राव तुलाराम ने, राव तुलाराम ने। बरेली में नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। और लखनऊ में नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पैट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया,
दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो अभी हमने बताया था आपको ऊपर, दिल्ली में वास्तविक नेतृत्व कौन कर रहा है? बख्त खां। तो ये किया था बख्त खां ने, ठीक, बख्त खां, ध्यान रखिएगा, बख्त खां। अब ये विद्रोह के स्थान हैं, फिर आपको दिए हैं दमनकर्ता, ठीक, कहाँ कहाँ किसने दमन किया, किसने विद्रोह को समाप्त किया। तो दिल्ली में विद्रोह का दमन करने वाले 2 अधिकारी थे, निकोलसन और हडसन, ध्यान रखिएगा, निकोलसन और हडसन। कानपुर और लखनऊ में हैवलॉक और कैंपबेल ने ये काम किया। झांसी और ग्वालियर में जनरल ह्यूरोज ने, ठीक, जनरल ह्यूरोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसने ही झांसी की रानी के बारे में कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला इतने लोगों में अकेली मर्द है, ठीक है। झांसी की रानी को मर्द की संज्ञा किसने दी थी? जनरल ह्यूरोज ने, ठीक है, जनरल ह्यूरोज ने। इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किया था कर्नल नील ने। वाराणसी में भी कर्नल नील ने किया था। और 1857 की क्रांति का कसाई कहा जाता है कर्नल नील को। आपसे अगर पूछा जाए 1857 की क्रांति का कसाई किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? कर्नल नील। जैसे 1857 की क्रांति का कसाई कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से एओ ह्यूम को जाना जाता है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम है, एओ ह्यूम। और एओ ह्यूम ने ही कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। इसको दादा भाई नौरोजी को, बहुत इंपॉर्टेंट है दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी है, देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ जानकारी हम लोग देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया है, धन निष्कासन का सिद्धांत, ठीक। इसी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, ड्रेन थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, वेल्थ माने होता है धन, ड्रेन माने निकासी, धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने दिया है? दादा भाई नौरोजी ने इस सिद्धांत को दिया था। इसके अलावा ये 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष रहे, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के। देखिए इससे पहले भी ये अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1906 में ये अंतिम बार अध्यक्ष रहे हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट अधिवेशन है इनके जीवन का। अभी जो और अधिवेशन है वही मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको देखिए। क्योंकि कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले कांग्रेस ने यहाँ पर स्वराज शब्द का प्रयोग किया अपने डॉक्यूमेंट्स में, स्वराज की मांग, ठीक, या स्वराज की मांग कह सकते हैं आप लोग, या फिर स्वराज शब्द का प्रयोग, ये आप कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, ठीक, स्वराज। तो ये कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार हुआ 1906 में, और अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी, ठीक। इसके अलावा कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन यानी 1886 का अधिवेशन, ठीक है, इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। और ये भी कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, ठीक, कलकत्ता में, ये भी कहाँ हुआ? कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो देखिए यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम संस्थापक हैं, ध्यान रखिएगा। कंफ्यूज करने के लिए आपको एक और ऑप्शन दिया है, माइकल ह्यूम, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है, ठीक है, महात्मा गांधी और व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो ये गलत है, ये गलत है, कौन सही है? ये, ठीक, एओ ह्यूम। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और उस समय वायसराय भारत का कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन, ठीक है, डफरिन, डफरिन, ठीक, लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का वायसराय था। अब ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 15 है कि कौन नरमपंथी नहीं था, इनमें से कौन नरमपंथी नहीं थे?
गोपाल कृष्ण गोखले, आरसी दत्त, बाल गंगाधर तिलक या WC बनर्जी। तो ध्यान रखिएगा, गरम दल में 3 नेताओं के नाम जाने जाते हैं। गरम दल, ठीक, गरम दल, कांग्रेस 2 भागों में विभाजित है, गरम दल और नरम दल। तो गरम दल के 3 नेताओं के नाम याद रखिएगा, इनको कहा जाता है लाल, बाल और पाल। लाल, बाल, पाल, यानी लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर है और ये पूछ क्या रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन नरमपंथी नहीं थे, तो ये तो गर्मपंथी थे, तो यही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा लाला लाजपत राय भी गरम दल के थे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो पंजाब केसरी किसको कहते हैं, लाला लाजपत राय को। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में भी इनका बहुत बड़ा समर्थन रहा, बहुत बड़ा प्रयास रहा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला, अब ये देखिए कुछ यहाँ पर पार्टीज़ हैं, इनके आपको स्थापना का समय बताना है। तो देखिए इंडियन एसोसिएशन, कांग्रेस, मद्रास महाजन सभा, बंगाल विभाजन। तो यहाँ पर एक अलग से बंगाल विभाजन आ गया है, कोई पार्टी नहीं है, ये घटना है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, तो ध्यान रखिएगा बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई और बंगाल विभाजन लागू हो गया 16 अक्टूबर को। कब लागू हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को। तो अगर आपसे पूछता है बंगाल विभाजन लागू कब हुआ है, तो 16 अक्टूबर 1905 को। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उस हिसाब से आंसर लगाना है। अगला, फिर कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो कांग्रेस की स्थापना 1885, ठीक, कांग्रेस की स्थापना 1885। मद्रास महाजन सभा 1884 और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876, ठीक, इंडियन एसोसिएशन 1876। अगला, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग। देखिए फिर से वही स्वराज वाला आ गया, तो इसका होगा दादा भाई नौरोजी 1906, इसको 6 कर लीजिएगा, 1906। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, आपसे पूछा, तो पहली महिला अध्यक्ष पूछा है तो एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजनी नायडू, ठीक है, एनी बेसेंट, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है 1905 के बंगाल विभाजन। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो बंगाल विभाजन किसने करवाया था, करजन ने, तो करजन ही वायसराय था, तो करजन, क्या आंसर होगा, करजन, ध्यान रखिएगा करजन। अगला है मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स कब हुए, तो 1909 में। 1919 की बात करेगा तो यहाँ हुए थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। कौन से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। देखिए मार्लेमेंटो 1909 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये हुए 1919 में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 1919 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, तो आपको मैंने 2 अखबार बताए थे इनके, ठीक, बाल गंगाधर तिलक के, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक। 2 पेपर हैं इनके, एक का नाम है केसरी, ठीक, साप्ताहिक था ये, और एक का नाम था मरहट्टा। ध्यान रखिएगा मराठा लिखा हुआ मिलता है, मराठा नहीं, वो मरहट्टा है, ये हिंदी में था ही नहीं। मरहट्टा जो था वो अंग्रेजी में था, तो इसकी स्पेलिंग ये है मरहट्टा, ठीक, और ये अंग्रेजी में छपता था। तो मरहट्टा कौन सी भाषा में छपता था, इंग्लिश में, ठीक, ये इंग्लिश में छपता था मरहट्टा। ध्यान रखिएगा कहीं मराठी मत कराना आप लोग, गलत हो जाएगा। और केसरी छपता था मराठी में, ठीक है, साप्ताहिक था तो केसरी, आंसर क्या होगा, केसरी। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने कई किताबें भी लिखी हैं, तो इनकी कुछ 1-2 पुस्तक आप लिख लीजिए जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे इन्होंने एक पुस्तक लिखी है गीता रहस्य, एक पुस्तक का नाम है गीता रहस्य, ठीक, गीता रहस्य इंपॉर्टेंट है। और दूसरी एक पुस्तक है जिसका नाम है आर्कटिक होम्स ऑफ वेदास, आर्कटिक होम्स ऑफ वेदास, ठीक है। इस पुस्तक में ये बताते हैं कि जो आर्य भारत में आए थे, ठीक है, वो आर्य कहाँ से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से। आर्य कहाँ से आए भारत में, उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से भारत में आए आर्य, ठीक, आर्य कहाँ से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ये बात कौन बताते हैं,
बाल गंगाधर तिलक कहाँ, कौन सी पुस्तक में, तो आर्कटिक होम ऑफ वेदास, और एक पुस्तक इनकी है गीता रहस्य, ये भी याद रखनी है। 2 अखबार हैं, केसरी और मरहट्टा, मरहट्टा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में, ठीक, साप्ताहिक। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, आप देख सकते हो क्वेश्चन में आपसे पूछा बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी है, तो आप कहेंगे ये है केसरी। क्या नाम है इसका, केसरी। अगला है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया, तो ये है 1942 में, ठीक, 1942। और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कुछ जानकारी अगर आपको देखनी है तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में 2-3 बातें देख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में, ध्यान रखिएगा बम्बई में बात है ये, बम्बई के ग्वालियर टैंक में गांधी ने एक बड़ा प्रसिद्ध भाषण दिया अपना, और उस भाषण में उन्होंने कहा करो या मरो, ये नारा वहाँ से आया, करो या मरो। और 9 अगस्त को, ठीक, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया, ठीक, शुरू हो गया। शुरू कब हुआ है, 9 अगस्त को, और गांधी ने उससे पहले भाषण कब दिया है, तो 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। तो कई जगह हमें मिल जाता है कि 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, खैर कह भी सकते हैं कि 8 अगस्त 1942 को हुआ, लेकिन हम लोग डेट क्या मानते हैं, 9 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू हुआ। और ये गांधी के द्वारा शुरू तो किया गया, लेकिन इसका नेतृत्व तो किसी ने नहीं किया, ठीक, क्योंकि 9 अगस्त को सारे नेताओं को उठा के जेल में बंद कर दिया गया, इसलिए एक नेतृत्वहीन आंदोलन था, और नेतृत्वहीन होने के साथ साथ ये हिंसक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। तो गांधी के कौन से आंदोलन को हिंसक आंदोलन भी कहा जाता है, जिसमें हिंसा हुई, तो वो कौन सा है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन, ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। और 9 अगस्त को अंग्रेजों ने सभी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, जिसको कहते हैं ऑपरेशन 0 आवर। कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन 0 आवर, ठीक है। इसके तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, और गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया, आगा खां पैलेस, आगा खां पैलेस या आगा खां महल, ये पुणे में है, कहाँ है, पुणे में, ठीक है। एक और ध्यान रख लीजिएगा, नेहरू जी को गिरफ्तार करके अहमदनगर की जेल में रखा गया, ठीक है, महाराष्ट्र में अहमदनगर, नेहरू जी को कहाँ रखा गया था, अहमदनगर की जेल में। अगला क्वेश्चन है, मैच करने के लिए है, नमक सत्याग्रह पूछ रहा है। नमक सत्याग्रह 1930, क्योंकि नमक सत्याग्रह मतलब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर रहा है, ठीक है। किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, तो गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी ने क्या किया था, दांडी मार्च, इसी आंदोलन के दौरान गांधी ने क्या किया था, दांडी मार्च, ठीक। तो सविनय अवज्ञा में ही गांधी ने क्या किया था, दांडी मार्च, पदयात्रा, मार्च का मतलब पदयात्रा। गांधी ने ये पदयात्रा 12 मार्च को शुरू की 1930 में, 12 मार्च साबरमती आश्रम से। कहाँ से शुरू किया था गांधी ने, साबरमती से, ठीक है, साबरमती। और यहाँ से गांधी जी कसम खा के चले थे कि मैं साबरमती आश्रम में लौटकर तभी आऊँगा जब देश आज़ाद हो जाएगा। और बिल्कुल सही बात है, 1930 में गांधी साबरमती से निकले, और 1947 में जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद ही वो साबरमती गए, ठीक है, उसके पहले वो साबरमती कभी नहीं गए। तो 1930 में साबरमती, और ये पदयात्रा चली उनकी 6 अप्रैल 1930 तक, ध्यान रखिएगा। हालांकि गांधी दांडी 5 अप्रैल को ही पहुंच गए, लेकिन 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून तोड़ा दांडी में, ठीक, दांडी में क्या तोड़ा उन्होंने, नमक कानून तोड़ा, नमक कानून तोड़ा, ठीक है। नमक कानून, नमक को इस आंदोलन का प्रतीक बनाया गया, क्योंकि नमक अमीर गरीब, ठीक है, किसी भी धर्म जाति सारे व्यक्ति यूज़ करते हैं, तो ताकि भारत को जोड़ा जा सके, भारत के लोगों की भावनाओं को जोड़ा जा सके। और दूसरा, ब्रिटिश सरकार नमक पर कर लगाती थी, टैक्स लगाती थी, और ये विरोध कर रहे थे गांधी जी, एक सविनय अवज्ञा कर रहे थे, दिखा रहे थे कि हम आपकी बातों को नहीं मानते और उसके लिए कोई हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, सविनय, ठीक, सिविल डिसओबीडियंस करेंगे, जो गांधी ने नमक को प्रतीक बना के किया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए इसमें चलिए आगे आएगा वो क्वेश्चन, मैं अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ, फिर आगे पढ़ते हैं उसको। रॉलेट एक्ट 1919, इससे मैच करना है, तो रॉलेट एक्ट कब आया, 1919, ठीक है, रॉलेट एक्ट। इसके विरोध में ही आंदोलन हुए थे, गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था, और फिर बाद में आपको अच्छे से पता है 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वो कि नृशंस हत्याकांड भारत के अंदर अंग्रेजों द्वारा करवाया गया, ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 में, ये देखिए 1928। और अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुई, 1918, ठीक है। इन सब के बारे में आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेक्चर्स में है, आप लोग वीडियो में जाकर देख सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा क्लासेस में हमने इनको पढ़ाई है। ये टेस्ट पेपर है तो मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में इस पर नहीं जाऊँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो ध्यान रखना है आपको, माउंटबेटन, बड़ा आसान है, माउंटबेटन योजना, ठीक है, माउंटबेटन योजना। और इसे 3 जून प्लान भी कहा जाता है, ठीक है, 3 जून प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि ये 3 जून को आई थी योजना, ठीक है, 3 जून 1947, ठीक है, माउंटबेटन योजना, 3 जून प्लान। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ हस्ताक्षर किए थे। और आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, मालूम भी होगा आपको, कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इस समझौते की ना डेट पूछी जा सकती है आपसे कि गांधी इरविन समझौता हुआ कब। तो ध्यान रखिएगा, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च सन 1931 को। और इसी समझौते के बाद गांधी ने अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको रोक दिया था और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले गए थे गांधी जी। कहाँ चले गए थे? लंदन। देखिए, गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 3 गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। एक हुआ 1930 में, एक हुआ 1931 में और एक हुआ 1932 में। हालांकि गोलमेज सम्मेलन में एक गोलमेज होती है जिसके चारों ओर सब लोग बैठे रहते हैं, ठीक है। और इस सम्मेलन में कोई अध्यक्ष नहीं, मतलब समानता के आधार पर होती है, सबको समान समझा जाता है, इसलिए गोलमेज सम्मेलन कराया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका कोई ना कोई संचालन तो करेगा, ठीक है। तो कभी अगर एग्जाम में आ जाता है ना कि अध्यक्ष पूछ ले और नाम दिया हो, तो वो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा अध्यक्षता इसकी की गई थी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा इसका संचालन किया गया था, ठीक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रेम्जे मैकडोनाल्ड। क्या नाम था? रेम्जे मैकडोनाल्ड। चलिए, 30, 31, 32 3 गोलमेज सम्मेलन। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस ने 1930 के सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया, 1932 के सम्मेलन में हिस्सा लिया और 1932 में भी हिस्सा नहीं लिया। 30 में हिस्सा नहीं लिया, यानी पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस नहीं है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस है और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस नहीं है। अब मुझे बताइए, सवाल पूछा जाए, कांग्रेस ने निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस ने हिस्सा लिया, तो वो कौन सा वाला है? 1931 वाला, ठीक है, दूसरा वाला, दूसरा, सेकंड। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1932 अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो हरिजन संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी, ठीक। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने 1932 में। इसके बाद कुछ पुस्तकें हैं, गीत हैं, इनको हमें मिलाना है। तो देखिए, भूदान आंदोलन की चर्चा भी हमने पहले भी की थी। तो भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? ये विनोबा भावे। अच्छा, एक रह गया आनंद मठ। आनंद मठ किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसी आनंद मठ में हमारा गीत है वंदे मातरम, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कौन सी पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से। और आनंद मठ किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। और इसी वंदे मातरम को कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहली बार 1896 में गाया गया था। 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था पहली बार, ठीक। इसके बाद लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी है अरविंद घोष ने। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी? अरविंद घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। और झंडा गीत की रचना की है श्यामलाल गुप्ता पार्षद। देखिए, इसको देख लीजिए एक बार, झंडा गीत को, यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है तो कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। झंडा गीत की जब बात आएगी, ठीक, झंडा गीत, तो एक झंडा गीत है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक। अगर इस गीत की बात आई है तो इसकी रचना की है श्यामलाल गुप्ता या गुप्त और पार्षद, ठीक, पार्षद ये नाम। लेकिन एक झंडा गीत की रचना की गई थी 1857 की क्रांति के दौरान, ठीक है, 1857 की क्रांति के दौरान इस गीत की रचना की थी
अजीमुल्ला ने, मौलवी अजीमुल्ला, ठीक। और ये गीत था हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा, ठीक है। हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। इसीलिए अजीमुल्ला को 1857 की क्रांति का गुमनाम नायक कहा जाता है, गुमनाम नायक कहा जाता है, ठीक। अनसंग हीरो, ठीक, अनसंग हीरो, ऐसे हीरोज जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता, ठीक है, जिनका योगदान बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं करता है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आए होंगे, जो हमने एक्सप्लेनेशन दी वो भी समझ में आई होगी। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको किया है ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए, ठीक। तो आप इसको एक बार सही से कीजिएगा, एक बार वीडियो को अच्छे से आप लोग देखना, और जो भी आपके डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये डाउट्स हैं, और कोई भी आपका सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको वीडियोस अभी जो बन रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं इसके बारे में भी आप जानकारी दे सकते हैं। चलिए।